अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, दुनिया की 2 न्यूक्लियर पावर्स यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक 4 जंगें हो चुकी हैं, मगर 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालिसी में होने वाला इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तास मुआहिदा कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। मगर पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने यकतरफ़ा तौर पर इस मुआहिदे को ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा कि अब पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। खबरें आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए 3 मंसूबों पर काम भी शुरू कर दिया है, जिनमें दरियाओं का पानी मोड़ने, नए डैमों की तामीर और मौजूदा डैमों से स्लिट निकालने जैसे मंसूबे भी शामिल हैं। अब भारत के वज़ीर बराए आबी वसाइल CR पाटिल का ये मानना है कि भारत यकीनी बना रहा है कि पाकिस्तान को पानी ना पहुंच सके। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या ये सब कुछ भारत ये 1-2 दिन में कर भी चुका? पाकिस्तान ने भारत के इस ऐलान को मानने से इनकार करते हुए इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है, यानी ऐसा कुछ हुआ तो ये जंग तस्वुर होगी। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन ने सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। एक थिंक टैंक भी बनेगा जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का ऐलान कर सकता है। नाजरीन, मैं अगर आपको सिंध तास मुआहिदे का अगर हम बैकग्राउंड आपको बताएं तो ये एग्रीमेंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की बराबर तकसीम के लिए वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तय पाया था, जिसके तहत पंजाब में बहने वाले 3 दरियाए रावी, सतलुज और ब्यास पर भारत के कंट्रोल में दिए गए, जबकि दरियाए सिंध, जहलम और दरियाए चनाब को पाकिस्तान के कंट्रोल में दिया गया, जिनके 80% पानी पर पाकिस्तान का हक होगा। मुआहिदे में ये तय हुआ कि इंडिया पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं पर बिजली बनाने के मंसूबे तो लगा सकता है, लेकिन पानी को स्टोर करने या इसका बहाव को कम नहीं कर सकता। मुआहिदे की शिक नंबर 4 ये कहती है कि इस मुआहिदे को कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर इंडिविजुअली ख़त्म नहीं कर सकता, और इंटरनेशनल लॉ भी यही कहता है कि अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन के पानी को नहीं रोक सकते। अपर रिपेरियन से मुराद वो मुल्क या इलाके हैं जो सतह ज़मीन से ऊपर हैं और जहाँ से बहता हुआ पानी नीचे की तरफ आता है, और लोअर रिपेरियन से मुराद वो एरियाज़ हैं जो दरिया के साथ निचली सतह पर होते हैं। तो सवाल ये है कि भारत कैसे यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल कर सकता है। भारत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के पास चाराजोई के ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान क्या कर सकता है? ये मामला अगर इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो कितने अरसे में इस तनाज़े पर फ़ैसला मुमकिन हो सकता है, और क्या इंडिया वो फ़ैसला मानेगा? क्योंकि इंडिया मकबूज़ा कश्मीर को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मानता है, ना ही उसे बायलैटरल मुआहिदों का पास है। पाकिस्तान की तरह अब सलामती काउंसिल ने भी पहलगाम वाक़े की शफाफ इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है। अब तो इंडियन मीडिया में कमी सही, लेकिन मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये उनका अपना ही मीडिया, उनके अपने ही एंकर से पूछ रहे हैं कि जब हमला हुआ तब सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी, इंटेलिजेंस क्यों नाकाम हुई? भारतीय हुकूमत पर उठते सवालात और पहलगाम वाक़े पर सलामती काउंसिल का मौक़िफ़ क्या, ये सब पाकिस्तान की फेवर में जाएगा? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल सूफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माहिर बैनुल अक़वामी क़ानून है। अहमद साहब, जो भारत कर रहा है या जो यकतरफ़ा जिस तरीके से भारत ने सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल किया है, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? और जो ये खबरें आ रही हैं कि 3 मंसूबों पर काम भी करना शुरू कर दिया है, तो क्या इतना आसान है भारत के लिए सब कुछ करना? देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जब इसकी नेगोशिएशंस हुई, कुछ तो आपने बैकग्राउंड दिया, लेकिन इस नेगोशिएशंस में जो भी पानी की ट्रीटी होती है, पानी के हकूक़ का तयन करती है अपर और लोअर राइपेरियन के माबैन, उसमें बड़े एहतियात से नेगोशिएशंस की जाती है, और उसमें बेसिकली लोअर राइपेरियन की जो लोअर राइपेरियन एंग्जाइटी है उसको एड्रेस किया जाता है कि अपर राइपेरियन जो बतौर ट्रस्टी पानी का ज़ख़ीरा को लिए हुए ये उसमें से गुजर के आ रहा है, वो लोअर राइपेरियन के हकूक़ को इंटरप्ट नहीं करेगा, ना उसमें कोई इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। सो चाहे अफ्रीका की ट्रीटीज उठा लीजिए, यूरोप की ट्रीटीज उठा लीजिए, या बड़े सगीर की ट्रीटीज उठा लीजिए, ये इसको इंश्योर करने के लिए होता है। बाकी रेगुलेटरी प्रोविजंस होती हैं, कमीशन बैठेगा, अगर आपने कोई डैम बनाना है उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आपने 6 महीने पहले सबमिट करनी है दूसरी साइड को, ये तफाकीर है। असल जो चीज़ है वो ये है कि लोअर राइपेरियन का हक है टू रिसीव द वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द अपर राइपेरियन अनइंटरप्टेड।
अच्छा, जब ये नेगोशिएशंस हुई और ये हुआ कि जी 3 दरिया इनको देने, 3 इनको देने 1960s में, तो बड़ी डिलिब्रेशन के बाद बड़ा केयरफुली ये चूज किया गया टू ओमिट एनी प्रोविजन दैट रिलेट्स टू यूनिलैटरल टर्मिनेशन। कोई ऐसी प्रोविजन नहीं डाली गई और ये बड़ा, एज आई सेड, ये वेल नेगोशिएटेड, वेल कंसिडर्ड डिसीजन था कि कोई एक पार्टी टर्मिनेट ना कर पाए, कोई एक पार्टी एब्रोगेट ना कर पाए और कोई एक पार्टी को ये हक दिया ही ना जाए कि वो ट्रीटी को किसी तौर पर भी सस्पेंड कर सके, बिकॉज दोनों पार्टीज जो थी टू मूविंग टू देयर डिसएडवांटेज, कोई प्रोजेक्ट बना रही है, कोई 3 दरिया हैंड ओवर कर रही है। अब हैंड ओवर करने के बाद अब आप जब वो एडवांटेज ले जाएं कुछ सालों में और फिर कुछ सालों बाद अभी चूज करें कि यूनिलैटरली आपने उसको सस्पेंड करना है, तो एडवांटेज तो आप पानियों का ले गए। इसी को जहन में रखते हुए इसमें कोई विड्रॉल क्लॉज भी नहीं है। और मैं आपको अर्ज करूं, बेशुमार इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं जिसमें विड्रॉल क्लॉजेज होते हैं, टर्मिनेशन क्लॉजेज होते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी को आप देखिए, उसमें विड्रॉल क्लॉज है, 6 महीने का नोटिस देके एक रियासत एग्जिट कर सकती है। इस ट्रीटी में ऐसा कोई क्लॉज नहीं। तो फिर भारत ने ऐसी जुर्रत कैसे कर ली? उसने, ये उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है। मेरी राय में ट्रीटी जो है ये जो उन्होंने इन अबेंस का हक इस्तेमाल किया है, ये अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ है, ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ। आप कह रहे हैं टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, ये वो सियासत चमका रहे हैं बस? जी, ये टेक्निकली लीगली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और इसीलिए उन्होंने आपको इससे पहले 2 साल पहले 2023 में खत लिखा कि वो चाहते हैं कि ओपन करें नेगोशिएशन को, जो आर्टिकल 12 के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, ट्रीटी के अंदर रहते हुए उन्होंने कहा, लेकिन उसकी कोई तफसील नहीं दी। अब ये भी देखिए कि वो खत अभी पेंडिंग है, यानी पाकिस्तान की जांच अभी तक उसका डिनाइल नहीं है। हमने अभी उसको किया जा रहा है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। बहुत बड़ा स्टेप होगा नेगोशिएशंस के लिए इसको ओपन करना, उसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे। अहमद साहब, जरा आसान अल्फाजों में ये समझाएं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान या हम ये समझकर बैठे रहें कि ये सिर्फ भारत का सियासी एक प्रेशर है, टैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर को लेकर पड़ी हैं, भारत उसको मानता नहीं है, दुनिया उस पर खामोश है, तो हमें क्या करना है? जी, मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि हम इस पे इन्हिसार नहीं कर सकते कि महज इसलिए कि इलीगैलिटी है, मगर उसको वो और तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया, हम आज भी कह रहे हैं कि वो अनलॉफुल है, लेकिन ऑन द ग्राउंड तो उन्होंने अपने तमाम जो चीज़ें इंस्टॉल करनी थी, नोटिफिकेशन इशू करने थे, गवर्नर करने थे, वो इलेक्शंस करवाने थे, वो सारी चीज़ें वो बतदरीज करी जा रहे हैं। यही सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकती है अगर इसे रोका ना गया। रोकने का क्या तरीका है? रोकने का तरीका यह है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाया जाए, बिकॉज पाकिस्तान ने तो बड़ा बराह रास्त तरीके से कह दिया है कि हम इसे एक्ट ऑफ होस्टाइल एक्ट के तौर पे लेते हैं, ये एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे लेते हैं। और अगर ऑन ग्राउंड कोई चीजें ऐसी नजर आई तो पाकिस्तान कैन रिजॉर्ट टू कोर्सिव मींस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फोर्स। जब ये सिचुएशन पाकिस्तान ने इसका इरादा जाहिर कर दिया, टेबल कर दिया, रख दिया, तो अब ये सिचुएशन हुआ जिससे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंडेंजर हो गया है इस रीजन में। ये मुद्दा सिक्योरिटी काउंसिल का है, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो चीज ट्रीटी की वायलेशन से शुरू हुई है वो डिटेरिएट करके एक ऐसी सिचुएशन पे आ गई है जहां नो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स ने एक दूसरे के खिलाफ जंग की हालत के करीब आ गए। एक तो डिक्लेयर कर दिया प्रोवोक करने के बाद, तो अब सिक्योरिटी काउंसिल इज द मैंडेट, जिनके पास ये मैंडेट है वो इंटरफेयर करें, रेजोल्यूशन पास करें, इस मामलों को एग्जामिन करें, पाकिस्तान इंडिया दोनों को बुलाएं, जो परमानेंट 5 कंट्रीज है उन पर ही। लेकिन फौरी तो भारत ये नहीं कर सकता कि कोई नलका थोड़ी है कि आप बंद करें, पानी बंद हो जाए, खोल दें, पानी चल जाए। कि मैं इंजीनियर नहीं हूं तो इसलिए ये मेरा एरिया नहीं है कि इसमें मैं स्पेसिफिक बात कर सकूं, लेकिन जिस तरह आपने बताया इंट्रो में कि वो कोई डैम उनकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी कितनी क्विकली इंप्लीमेंट होगी, उससे पहले पाकिस्तान को ये मैटर जो है सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का राइट होगा। लेकिन मैं ये भी अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं, पाकिस्तान की जो सियासी पार्टीज हैं, उन सबका हमेशा से पोजीशन ये रही है कि रीजन में, खत्ते में अमन कायम हो और एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें ट्रांजिट ट्रेड, जिसमें म्यूचुअल बैक एंड फोर्थ बिजनेस वगैरह की एक्टिविटी हो, ट्रांजिट चले। सेंट्रल एशिया है, काबुल है, ढाका है, चाइना है। तो पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टीज की हमेशा ये स्टेटेड पॉलिसी रही है, जिसकी जब भी हुकूमत आई है, चाहे इसकी हुकूमत प्रोविंस में या फेडरल गवर्नमेंट में, तमाम सियासी कुव्वतें चाहती है रीजन में स्टेबिलिटी और पीस हो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल सूफी साहब, बैनुल अक़वामी कानून। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़िम, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का जितना भी बड़ा विक्टिम हो, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कितनी ही मुश्किल जंगें लड़ चुका हो या दहशतगर्दी के ख़ात्मे में जितनी भी कुर्बानियाँ दे चुका हो, बदकिस्मती से दुनिया में भारत का झूठ जो है बहुत बिकता है, बहुत ज़्यादा झूठ बिकता है भारत का। अब इसे अपनी सिफारती कमज़ोरी कहें या भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनों की ताकत, हम दहशतगर्दी के टाइटल को पूरी तरह मिटाने में कामयाब नहीं हो पाए। FATF ने हमें खूब टफ टाइम दिया, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने से पहले शराइत पर शराइत मनवाई, नाक की लकीरें निकलवाईं, और जिस पर भारत ने माना कि हम पाकिस्तान का नाम निकलने नहीं दे रहे। माजी में भारत की बड़े बड़े प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स माजी में पकड़े जा चुके हैं। जैसे 2020 में इंडियन क्रॉनिकल्स नामी नेटवर्क पकड़ा गया और इसे पाकिस्तान ने बेनकाब नहीं किया, बल्कि यूरोप की डिसइंफो लैब ने इस प्रोपेगेंडा सेल के परखचे उड़ाए जो यूरोप में फेक अखबारात और ख़बरों के साथ यूरोपीय यूनियन के अफसरान को पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह करता या झूठी खबरों के जरिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ता था, लेकिन दुनिया में उसका कोई असर नहीं हुआ। भारत के एजेंट्स दुनिया में खुसूसन कनाडा में सिख रहनुमाओं को टारगेट किलिंग के ज़रिए मारते रहे, अपनी साजिशें करते रहे, और मगरबी एजेंसीज़ की रिपोर्ट में ये साबित भी हुआ कि वो जो कत्ल हो रहे हैं, वो जो साजिश हो रही है, वो जो हमले हो रहे हैं सिखों पर, उनमें भारतीय एजेंसीज़ मुलविस हैं। फिर भी दुनिया चुप रही। तो नाजरीन, इसकी क्या वजह है कि भारत की दुनिया भर में ज़्यादतियों को इग्नोर किया जाता है? क्या इसकी वजह यह है कि इंडिया की जो बड़ी एक तिजारती मार्केट है, दुनिया के जो इंटरेस्ट हैं जिसके साथ ज़ाहिर है कारोबार करने के लिए हर मुल्क बना कर रखना चाहता है, हर एक के अपने अपने मफादात होते हैं। वो कहते हैं ना, ममालिक में कोई दोस्ती नहीं होती, मफादात की दोस्ती होती है। अगर एक मुल्क दूसरे के मफाद में पूरा बैठता है तो उसके लिए खारजा पॉलिसी को ही बदल दिया जाता है। ऐसे में ज़ाहिर है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सफारतकारी भारत के ख़िलाफ़ कमज़ोर नज़र आती है। वो एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए ही पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर देता है। तो आलमी सतह पर इससे सबूत मांगे जाते हैं, ना शवाहिद की डिमांड की जाती है। ऐसे में पाकिस्तान की जो सफारतकारी है ये कहाँ पर स्टैंड करती है? हम पाकिस्तान का जायज़ मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने में आज नाकाम क्यों हैं? क्या किसी मुल्क का पानी बंद कर देना इतनी छोटी सी बात है कि कोई इसकी मज़म्मत भी ना करे? दूसरा, मुस्लिम लीग नून पर, हुकूमत पर इसको लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जो करारा जवाब मोदी सरकार को बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया है, वैसा जवाब शरीफ ख़ानदान की तरफ से नहीं आया। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि क्यों शरीफ ख़ानदान मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी का नाम लेने से हिचकिचा रहा है। बल्कि तहरीक इंसाफ तो यहाँ तक कह रही है, लोग कह रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान का ज़ाहिर भारत में कारोबार है, ये भारत कभी भी भारत के ख़िलाफ़ जो है, ख़ासतौर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान नहीं खोलेंगे। मैं बात करूंगी हुज़ैफ़ा रहमान, वज़ीर मुमलिकत बराए क़ौमी सक़ाफ़त व विरसा, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब आपका। हुज़ैफ़ा साहब, क्या ये तनकीद जायज़ है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने करारा जवाब दिया है नरेंद्र मोदी का नाम लेकर मोदी सरकार को, क्या आप समझते हैं कि हिचकिचाता है मोदी का नाम लेने से? जी बहुत शुक्रिया जी शाज़िया, आपने बड़ा जानदार इंट्रो पेश किया और उसके बाद आपने ज़ाहिर सवाल करना आपका हक़ है, और बतौर सियासतदान और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए बतौर उनके तर्जुमान ये मेरा हक़ है कि मैं उसका तफसील से आपको जवाब दूँ। जी, पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा कोशिश करूँगा कि इख्तिसार से आपसे बात करूँ। पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म आए। वो वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून से भी थे, पीपल्स पार्टी से भी थे, मार्शल लॉ अदवार भी आए। उसके अलावा तहरीक इंसाफ का भी एक वज़ीर-ए-आज़म आया। आप यानी फैक्चुअल बात करनी चाहिए, जो बात मैं कर रहा हूँ मैं आपके व्यूअर्स पे छोड़ दूंगा। कभी ऐसा वज़ीर आज़म आपने नहीं देखा जिसने इस तरीके से, देखें वज़ीर आज़म के एक्शंस बोलते हैं, ना कि वज़ीर आज़म जो है लफाजी जो है वो जंग शुरू कर दे या लफ्ज़ों की बमबारी शुरू कर दे। वज़ीर आज़म साहब ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का आप अगर उसका एलामिया देखें, भारत तवक्को भी नहीं कर रहा था। जो उन्होंने हमारे साथ किया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने 2 से ज़रब देकर वापस लौटा दिया। और भारत ये समझता था कि हमारी सफारतकारी पाकिस्तान की शायद हम मजबूरी हैं या दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है, लेकिन हमने दुनिया को एक वाज़ेह मैसेज दिया कि अगर पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया जाएगा तो पाकिस्तान बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी फॉरेन प्रेशर के वही करेगा जो ज़ाहिर है सफारती असूलों में होता है। जो आप करते हैं वही आप भरते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं।
अब आपने बात की कि शरीफ खानदान मोदी का नाम नहीं ले रहा। देखिए बिलावल साहब ने बात की, उसे सराहना चाहिए, अच्छी बात की। और हम ज़ाहिर है हम सब लोग जो है पाकिस्तानी हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितने भी लोग सियासत कर रहे हैं सब हुब्बुल वतन है। अपना नुक्ते नज़र हर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन किसी की हुब्बुल वतनी पे मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन चूंकि यहाँ आपने मेरे वज़ीर आज़म की बात की है, देखिए वज़ीर आज़म एक ऐसा मनसब है, जब वो कोई बात करता है तो वो अगले दिन रिपोर्ट होती है वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, दुनिया भर के अखबारात में, आपके लंदन के तमाम अखबारात में, वो पूरी दुनिया के वज़ीर आज़म, हमारे भी मुल्क के वज़ीर आज़म है। जी जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वो वज़ीर आज़म के मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो हर फोरम के ऊपर बतौर वज़ीर आज़म के अल्फाज रजिस्टर होते हैं। तो मुझे आप ये बताएंगे क्या नरेंद्र मोदी ने इवन के जलसे से भी उसने खिताब किया, बाकी जगह पर वो एक झूठा खाइन आदमी है, क्या उसने वज़ीर आज़म का नाम लिया या मियाँ शहबाज शरीफ को डायरेक्ट मुखातिब किया? हमने क्या किया? अब वज़ीर आज़म की काबीना में मुझ समेत जितने भी वज़रा हैं वो हर चीज़ वज़ीर आज़म से पूछ के करते हैं और वज़ीर आज़म की ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। हमारे सफ़े अव्वल के जितने भी वज़रा हैं, चाहे वज़ीर डिफेंस हैं, चाहे वज़ीर दाखिला हैं, सब ने मोदी का नाम लिया। हमेशा सफारती ताल्लुकात में जो काम आप करते हैं वो रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसा वहां से जवाब आता है वैसे ही आप यहाँ से लौटा देते हैं। कल जो है वज़ीर आज़म साहब ने पूरी जो मैंने वहां पर काकुल में तकरीर की, भारत को उन्होंने धोकर रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो हम यानी हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो उसके लिए तैयार रहे। हम हर तरह की ज़ाहिर है अपनी अफवाज की तैयारी भी करवा रहे हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं। कल वज़ीर आज़म का काकुल जाना बेसिकली ये एक मैसेज था कि हमारे ट्रूप्स यहाँ से यानी जो उनकी नर्सरी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां पर गए हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए। ज़ाहिर हम दुनिया की बेहतरीन फौज है, तो उसमें आप ये कहें कि जी भारत का नाम आ गया, मोदी का नाम नहीं हुआ। भाई आप यानी कोई थोड़ा सा सफारती मामलात को समझें। सफारती मामलात के अंदर ऐसे नहीं होता कि जो आपके दिल में आए, जो आपके मुंह में आए आप बोल दें। बिलावल साहब ज़ाहिर है ऑफिस बेरर नहीं है, वो जो बात ज़ाहिर चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब वो वज़ीर खारजा थे आप उनकी तकारीर उठा के देख लें, बड़ी बैलेंस होंगी। ज़ाहिर है उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को ही जवाब देना होता है। इसी तरीके से वज़ीर आज़म अपने काउंटर पार्ट को ही जवाब दे रहे होते हैं। बाकी आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब की फहम फरासत को आप यहाँ पर दाद दें कि जो नैरेटिव भारत बिल्ड कर रहा था कि पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्द यहाँ भेजते हैं, दहशतगर्दी कराता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा दिल करके पूरी दुनिया को मैसेज कल दिया कि ठीक है जी आप न्यूट्रल तहकीकात करा लें, अगर हम इसमें इन्वॉल्व में पता चल जाएगा कि नहीं उनका जो नैरेटिव था वही आपने जाहिर कर दिया। बाकी आप ये कह रही थी कि भारत का झूठ जो है बड़ा बिकता है, हमेशा झूठ का प्रचार ज्यादा होता है, बिकता ज्यादा है। सच उतना तेजी से नहीं बिकता लेकिन देर पा होता है। लेकिन हमें इस हकीकत को मानना है कि दुनिया भारत के झूठ को एक्सेप्ट भी इसलिए करती है कि दुनिया के इंटरेस्ट जुड़े हैं भारत के साथ। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि भारत की एक बड़ी मंडी है, तजारती एक बड़ी मार्केट है जिसका इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पर। जाहिर है दुनिया वो झूठ हजम करने के लिए इसलिए तैयार रहती है। यह हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कड़वा सच है, हमें सुनना है। मैं इस बात की आपकी बात बिल्कुल वजनी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जाहिर है अब अमेरिका के अंदर अगर फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 50 लाख पाकिस्तानी हैं तो भारतीय 5 करोड़ है, तो जाहिर है जब उनकी तादाद ज्यादा होगी उनकी लॉबी ज्यादा होगी। लेकिन ये आप मेरी बात को उल्टा बड़ा कर रही हैं और मेरी बात का वजन बढ़ा रही हैं कि हुकूमत अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेसिटी से बढ़कर बल्कि मुकाबला कर रही है उनके प्रोपेगेंडे का और जवाब भी दे रही है। लेकिन जाहिर है वो तादाद में ज्यादा है और पूरी दुनिया में उनका झूठ भी बिकता है, लॉबी उनकी मौजूद है। अरसा दराज से नहीं उनके भारतीय नजाद अमरीकी नायब सदर भी बनते रहे हैं, भारतीय नजाद बरतानवी वजीर आजम रहे, आपने सब देखा, तो लॉबी मौजूद है। लेकिन आप ये देखें, हाँ आप ये देखें कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम अल्लाह के फजल करम से थर्ड वर्ल्ड कंट्री एक ज़ाहिर है हमारा ये यानी एक हमारा वीक पॉइंट है और उसके अलावा जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि दुनिया ने कोई ये तो नहीं हो कि भारत के साथ अकेली खड़ी हो गई हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी उनका जो स्टेटमेंट आया अगर उसे आप बैलेंस नहीं परखें तो स्टेटमेंट के खदोखाल से ही लग रहा है कि उन्होंने दोनों ममालिक में किसी एक की साइड नहीं ली। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये भी आपकी डिप्लोमेसी की कामयाबी होती है। चीन आपके साथ खड़ा हुआ है और वैसे भी 2019 के बाद भारत को बड़ा सबक मिला है, वो बालाकोट पर झूठे हमले, वो नाकामी। दूसरी गुजारिश मैं करूं कि आपको मैं एक और बात बता दूं, अल्लाह ना करे सूरत हाल बड़ी हो, आप सही कह रही हैं, हमारी डिप्लोमेसी की कामयाबी आप देख लेंगे कि उन्होंने पानी बंद किया। पानी वाकई बंद करना जंग का ऐलान होता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि हमारा हमसाया हमारा दोस्त मुल्क चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है। जो भारत हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी की कामयाबी देखेंगी तो ज़ाहिर है हमसाया मुल्क जो हमारे साथ खड़े हुए हैं,
चीन, जिस तरह हम टेल पे बैठे हुए हैं, भारत ऊपर है, इसी तरह भारत टेल पर है, चीन ऊपर बैठा हुआ है। जो भी पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो जाहिर है भारत को हर तरफ से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। लेकिन और जाहिर है इस खित्ते में कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि है। पाक भारत जंग हो, चाइना भी नहीं चाहेगा। ईरान तो ऑलरेडी सालसी की पेशकश कर रहा है, ईरान के वजीर खारजा ने बात करी है। देखिए हमारी गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, हम भी नहीं चाहते कि जंग हो, हम भी बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं, 100 में से अगर आप मुझसे 99 दफा पूछेंगे जंग बिल्कुल ना हो, बिल्कुल हम अमन के दाई हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की सालमियत पे भारत ये समझता है कि वो कुछ चिदराहट करने की कोशिश करेगा, तो फिर ज़ाहिर है ईंट का जवाब पत्थर से जाएगा। और हमारे पास अगर कोई ये समझता है कि उनके पास 20 लाख या 22 लाख फौज है, हमारी फौज 6 या 7 लाख है, देखिए हमारे पास वो जज्बा मुतारिका है जो हमें कुरान पाक ने दिया है, जो जहाद की ताकत है, वो उनके पास नहीं है। 313 अगर हजार पे भारी थे गज़वा बदर के अंदर, तो अल्लाह के फजल करम से आज भी ये 6-7 लाख लोग तो इसके लिए बिल्कुल इसके लिए पूरी तमाम सियासी जमातों को, चाहे अपोजिशन है जो हुकूमत में है, सबकी यूनिटी होना और सब में बहुत ज़रूरी है। कौम का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कौम बिल्कुल पाक फ़ौज के पीछे खड़ी हुई है। लेकिन पीटीआई का एक मुतालबा है कि जारहाना भारतीय इक़दाम पे तहरीक इंसाफ चाहती है कि कौमी यकजहती हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान की रिहाई हो, क्योंकि पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने भी परसों ये बात की है कि वज़ीर आज़म चाहें तो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का, हुकूमत का ऐसा इरादा है तमाम जमातों को इकट्ठा करें इस मसले पर? जी बिल्कुल, हुकूमत का इरादा भी है और हम इकट्ठा भी करेंगे। और इस हवाले से मुशावरत जारी है कि आया कि वो पार्लियामेंट का फोरम बेहतर है या वज़ीर आज़म साहब खुद आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लें, या तमाम जमातों, जितनी बड़ी जमातें हैं उनके स्टेक होल्डर्स को एक इशाये पे मदऊ कर लें और एतमाद में ले लें सारी सूरत हाल पर। लेकिन आप ये देखें कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है, तो आप अपने तमाम इख्तलाफात भलाए ताक रख कर अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होते हैं, अपनी हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। आप भारत में देख लें, वहाँ पर बहुत बड़ा क्लेम है इंदिरा गांधी के बेटे राहुल का कि हमारे साथ धांधली हुई है, मोदी ने जो है अपनी रियासती मशीनरी के जरिए इलेक्शन जीता है। लेकिन उनके इक्का दुक्का, कांग्रेस है बहुत बड़ी पार्टी है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इक्का दुक्का बंदे ने कोई बात कर दी हो, लेकिन उनकी नेशनल लेवल की किसी लीडर ने कोई ऐसी बात नहीं की। अपोजिशन लीडर ने तो खैर बिल्कुल ही नहीं की। लेकिन यहाँ सूरत हाल इंतहाई मुज़हका खेज़ है। तकलीफ होती है कि आप पीटीआई कहती है हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, उनको हम सपोर्ट दे रहे हैं, हम पाक फौज के साथ हैं, लेकिन इस हुकूमत के साथ ये बात करने के बाद फिर आगे ये वही बात है कि बलूचिस्तान का जो दहशतगर्दी का वाक़या उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के साथ से महरूमी में बात कर लें, उसी दिन ये बात जोड़ देनी। तो भाई ये मौका है कि आप तफरीक की बात करें। आपके मुंह से निकली गई हर बात भारत अपने चैनल्स पे हेडलाइन की सूरत में चलाता है, आप ये बात किसी और मौके पर कर लें। फिर आप कहते हैं हमारा एजेंडा मुल्क में बेहतरी है, इमरान की रिहाई नहीं है। भाई तुम्हारा एजेंडा ही इमरान की रिहाई है, जिसे अदालतों में सजा हुई है। अब ये मौका था कि इमरान खान को रिहा कर दे, फिर हम जो है हुकूमत के साथ चलेंगे, कोई बात करेंगे। या ये मौका कि नहीं, मकसद कहने का ये कि हर मौके के ऊपर आप सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपना जो एक एजेंडा है कि किसी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ को हम एनआरओ दे दें, एनआरओ से रिहा कर सकते हैं ना, जो अदालतों ने सजाएं दी हुई हैं। और तो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई इस सिचुएशन को कैश करवाना चाहती है? नहीं, मैं आपको हम बताऊं शायद से कल क्या हुआ। देखिए हम सब लोगों को, हम पाकिस्तानी हैं, हमें न्यूट्रल बात करनी चाहिए। ज़ाहिर है एक रास्ता न्यूट्रल लाजमी होता है, 2 रास्ते होते हैं, उनमें से एक रास्ता सीधा रास्ता लाजमी होता है। कल उमर अयूब ने क्या बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल तहकीकात कराने को तैयार हैं ताकि भारत का झूठा और खाइन जो नैरेटिव है वो दफन हो जाए दुनिया के सामने के। वो तो न्यूट्रल तहकीकात की बात कर रहे हैं। आगे से उमर अयूब कह रहे हैं मैं एतमाद में नहीं लिया जी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम दुनिया को कहें हम तहकीकात कराने को तैयार नहीं है? कुछ बातें ज़रा यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं। सूरज मशरिक से तुलू होता है, अल्लाह ताला एक है, नबी रसूल आखिरी नबी है। वो तो आज भी ये बात कर वो तो कहते हैं कि भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई एक ही शख्स कर सकता है, उसका नाम इमरान खान है। बालाकोट पर जब हिंदुस्तान ने हमला किया था तो इमरान खान ने कहा था हम सोचेंगे बाद में, वार पहले करेंगे। उनके नजदीक इस सिचुएशन को हैंडल ही एक शख्सियत कर सकती है, उसका नाम इमरान खान है। तो मैं सिर्फ इसमें बात कर दूं क्योंकि मैं बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक भी आज कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आपकी चैनल की रिकॉर्डिंग भी दुनिया में कहीं देखी जा रही हो तो हमें कौम की तरह नजर आए। लेकिन चूंकि इन्होंने अब बात कर दी है, अब मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे बताएं, कभी दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है कि यानी भारत हमारे साथ ये सलूक करे और यहाँ पाकिस्तान में लोग ख्वाबे खरगोश की नींद सो रहे हैं? उन्हें पता ही नहीं। 2019 में जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो इमरान खान का ही दौर था। नहीं, देखें वो बेशक जवाब दिया, मैं उसमें पाकिस्तान की फिजाइया को ज़रा अप्रिशिएट करता हूँ
और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने वो रिएक्शन दिया। जो सियासी लीडरशिप का काम होता है, डिप्लोमेसी करना, दुनिया को कन्विंस करना, दुनिया को जाके बताना, कश्मीर की जो हैसियत अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम की हुई थी, वो इस आदमी के 4 साल दौर में ख़त्म हो गई वो हैसियत। हमारा जो नैरेटिव था, पूरी दुनिया को पता था कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो आपने डिस्प्यूटेड टेरिटरी का नैरेटिव ही ख़त्म कर दिया। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था, कोई ऐसी बात नहीं, गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम एक कौम है, जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं, मुसल्लह अफवाज को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, मोरल सपोर्ट की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, हर तरह की, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट की। लेकिन चूंकि उसने बात की है उमर अयूब ने, तो इस बातों में तकलीफ होती है कि आप कौम को किसी एक मौके पर भी मुत्तहिद होने का कोई एक मौका भी अपने हाथ से जाने नहीं देते, और आप कहते हैं इनमें नाइत्तफाकी रहे, कौम में तफरीक रहे। जब इस तरह की बात होती है तब जाहिर है फिर आपको सख्त बात भी करना पड़ती है, और फिर आप कहते हैं कि इनका अपना कोई जाती तो एजेंडा जब है, सब पाकिस्तान का स्टेक एजेंडा नहीं होल्डर्स है। को बुलाना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, पीटीआई बतौर सियासी जमात उसमें शामिल होगी, उनको इनविटेशन जाएगा? देखें, ये तो जवाब वो देंगे, लेकिन पीटीआई को होना भी चाहिए। जब अपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं, अपोजिशन लीडर है, कैसे हो सकता है हमें दावत ना दें? हम बिल्कुल दावत देंगे। कोई एक इवेंट आप बता दें हमने दावत ना दी हो। मुज़ाकरात की हमने कोशिश की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सब कमेटी की मीटिंग हुई, असेंबली में हमने दावत दी। उसके अलावा जब जब नेशनल इशूज की बात हुई हमने दावत दी। अब भी उमर अयूब को हम दावत देंगे। कोशिश ये करेंगे कि बैरिस्टर गोहर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, उनको भी हम कार्ड भेजें। अगर वो और हमारी जो सीनियर लीडरशिप, जो टॉप लोग हमारे डील कर रहे हैं इस मामले को, जो सियासी टीम है, वो भी इस पे उनसे बात करें। लेकिन मतलब कि इमरान खान की रिहाई पर कोई बात नहीं होगी जो पीटीआई चाहती है? नहीं, देखिए मिस शाजिया, आप खुद समझदार हैं, बातें दो हैं। या तो आप ये कह दें कि हुकूमत से सीधा कहें कि आप हमें एनआरओ दें और नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत इमरान खान को रिहा कर दें, सजाएं कलअदम करार दे दें। अब इमरान खान को सजा एज अ डेविल्स एडवोकेट में बात कर रहा हूं कि मैं कहता हूं गलत सजा दी हुई है, ये कह रही है तहरीक इंसाफ। तो अगर गलत सजा भी दी हुई है, अभी वो सजा भी अदालतें कलअदम करेंगी ना, तो आप अदालतों में जाके रजू करें। कोई इमरान खान को 16 कहते हैं अदालतों का चेहरा ही बदल दिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। देखिए, वो ये उनका अपना नुक्ते नजर है। हालांकि 26वीं आईनी तरमीम का कोर ड्राफ्ट तहरीक इंसाफ की अप्रूवल से प्रेजेंट हुआ, इस बात के कई गवाह मौजूद हैं। बैरिस्टर गोहर ने भी इसको एंडोर्स किया था, सलमान अकरम राजा ने भी एंडोर्स किया था, मौलाना फजल रहमान ने भी बताया कि मैंने इनकी मर्जी से किया। और सबसे बड़ी बात है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2008 में जो साइन हुआ था, उसके ऊपर भी इमरान खान के दस्तखत है, और इमरान खान ने कहा था कि इस तरह की जो है अदालतों के लिए तरामीम होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई, ताखीर से हुई। हम चाहते थे कि 18वीं तरमीम में सब कुछ हो जाए, लेकिन उस वक्त नहीं हो सका। जरा जुडिशरी का बड़ा प्रेशर था, लॉन्ग मार्च उस वजह से इफ्तिखार चौधरी साहब ने कर दिया और बाकी चीजें थी। लेकिन ये सब लोग ऑन बोर्ड थे। इनके मिसाल ऐसे है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू, ये कहते हैं हमारा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, वो वाली मिसाल है इनकी। मकसद कहने का ये कि हमने पार्लियामेंट को मजबूत कर दिया। आज पार्लियामेंट में नून लीग की अक्सरियत है, कल ये तहरीक इंसाफ की अक्सरियत भी हो सकती है, कल ये अक्सरियत पिल पार्टी की भी हो सकती है, कल फजल रहमान साहब की भी हो सकती है। अब जजेस की तैनाती पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट वो है जिसे 26 करोड़ लोगों से वोट लिए और ये पार्लियामेंट मर्जे वजूद में आई है। पार्लियामेंट की आप लीगल सेंटिटी पे उंगली उठा रहे हैं आज, क्या पता कल आप ना उठा रहे हो। तो आप जो बेसिक हमारा इनिशिएटिव है उसको अप्रिशिएट करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है किसी का आज इख्तलाफ हो सकता है कल ना हो, तो इसलिए इस तरह की बातें करना। कल यही अदालतें आपको रिलीफ दे रही थी, इतवार के दिन बुलाकर आपकी गिरफ्तारियों को कलअदम करार दे रही थी। आपको नैब कोर्ट्स की तरफ से इतना रिलीफ दिया गया। हमारे दौर में 18 से 22 तक एक केस के अंदर नैब ने कभी आप हुकूमत में हैं, जाहिर है वो अलग बात है, लेकिन इस हकीकत का दराक नून लीग के अंदर मौजूद है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हैं। ये टीवी चैनल्स पर आकर नून लीग के जो लोग हैं वो बात करते रहे। इस हकीकत का अदराक मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं इस आपको इतना बता दूं, इसका अदराक कुछ लोग हमारे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। जब लोग दिल बर्दाश्ता होते हैं, एमएनए का इलेक्शन हारते हैं, कुछ सख्त बात भी कर जाते हैं। लेकिन शाजिया, कभी किसी ने इस पर बात नहीं की। मुझे 2 मिनट सिर्फ आप दे देंगे, मुझे पता है आपका टाइम बहुत अब कम है, लेकिन मुझे बताएं कि कभी आपके चैनल ने किसी ने बात की है कि बानी तहरीक इंसाफ तो कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ 70 लाख वोट पड़ा है, मान लिया जी, 20-30 लाख वोट पे तनाज़ा है ना, उसके मुखालिफ 4.25 करोड़ वोट पड़ा है। 4.25 करोड़ में से मैं कहता हूं 50 लाख वोट आप एक साइड पे कर दें, जो हुकूमत में हम बैठे हुए हैं।
पीपल्स पार्टी, हम MQM, हमें 3,72,00,000 वोट पड़ा है। ये मैं कहता हूं 72 लाख वोट आप डाल दे फॉर्म 45-47 में, फिर भी हमें 3 करोड़ वोट पड़ा है। राणा सनाउल्लाह अपने हल्के से हारा है। देखिए मखसूस नशिस्तें अदालतें कह के थक गई, वो तो आज तक आप दिलवा नहीं सके उसूलों की बुनियाद पर। हाँ, वो मैं कर रहा हूँ, बस मुकम्मल कर रहा हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब के हल्के की बात में कहता है 1,10,000 वोट राणा सनाउल्लाह को पड़े हैं, जीतने वाले को 1,24,000 वोट पड़े हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही खत्म हो गए, हमारा कोई वोट ही नहीं है। हमने भाई 1.25 लाख वोट लिया हुआ हल्कों से, और पीडीएम की हुकूमत, महंगाई, 3 सजाएं इमरान की, झूठा नैरेटिव, उस सब के बावजूद अदालत का ऑर्डर जब फाइनलिटी अख्तियार कर जाए, फिर कोई हुकूमत उसकी कंप्लायंस ना करे, वो गलत होता है। अदालत का हुक्म फाइनलिटी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अपीलेबल ऑर्डर था, हमने उसकी अपील की हुई है। जो ऑर्डर अपीलेबल होता है उस ऑर्डर के ऊपर कंटेम्प्ट नहीं होती। हाँ, अपीलेबल ऑर्डर अगर डिसमिस हो जाएगा, फिर हम उसकी कंप्लायंस ना करें, तो आपका ये राइट बनता है। अब हमारा केस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बार-बार कहा कि वाज़ेह है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी पार्टी बनी हुई थी, उसमें अदालती फैसले बोलते हैं, प्रेस नहीं बोलती। जो फैसले खिलाफ आए उसमें अदालतें भी पार्टी बन जाती हैं। मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली। 30 सेकंड नहीं, मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूं आपको, अगर आप कन्विंस हो जाएं। बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सक़ाफ़त हुज़ैफ़ा रहमान साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि एक मुल्क जंग तभी जीतता है जब उसकी आवाम अपनी फ़ौज और हुकूमत के साथ खड़ी हो। यही नहीं बल्कि इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वो भी एक पेज पर हों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के साथ मुल्क की सलामती के मामले पर भी कंफ्यूज है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जहां कौम को इकट्ठा करने के लिए इमरान खान की रिहाई को ज़रूरी करार दिया है, वहीं रियासत और हुकूमत के दरमियान फ़र्क की एक वाज़ेह लकीर भी खींची है कि कौमी सलामती के मसले पर रियासत और फ़ौज के साथ तो हैं, मगर हुकूमत का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। नाजरीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत पर भारत को लेट रिस्पॉन्स करने का इल्ज़ाम भी लगा रही है, जबकि हुकूमती ओहदेदार ये समझते हैं कि PTI आज भी कौमी मफादात की बजाय अपने सियासी एजेंडे को प्रमोट कर रही है। नाजरीन, आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद भी जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बॉयकॉट किया था और कहा था कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, वो शरीक नहीं होते, तो वो भी नहीं आएंगे। तो सवाल ये है कि क्या इस नाजुक सिचुएशन में PTI को अपने तमाम सियासी इख्तलाफात को एक साइड पर रख कर हुकूमत के साथ खड़े नहीं होना चाहिए? क्या इस मौके पर इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा करना दुरुस्त है? क्या ये वक्त एक दूसरे के खिलाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग का है? इसी पर मैं बात करूंगी। PTI के साबिक रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपका। शेर अफजल साहब, ये इस वक्त मुल्क में जो सिचुएशन बनी हुई है वो डिमांड करती है कि पूरी कौम साथ खड़े हों, पाक फ़ौज के साथ खड़े हों, हुकूमत, अपोजिशन, पूरी कौम सब एक सफ़े पर हों, एक पेज पर हों। लेकिन PTI ने एक वाज़ेह लकीर खींची है कि हम फ़ौज के पीछे तो फ़ौज के साथ तो खड़े हैं, लेकिन इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े। अगर इस हुकूमत ये चाहती है कि कौम बिल्कुल इकट्ठी हो, तो उसके लिए इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे मौके पर ये डिमांड्स रखना दुरुस्त है क्या? बहुत शुक्रिया। मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि जंगे अफवाज नहीं लड़ती हैं, जंगे अक़वाम लड़ती है। दुनिया की तारीख़ अगर हम देख लें, चाहे आलिया तारीख़ हो या पुरानी तारीख़ हो, इसमें जितने भी तहज़ीब व तमद्दुन किसी कौम के या अक़वाम के बने हैं, वो जंगों की फतवात जो हैं वो कोई अस्करी क़ुव्वतों की कामयाबियाँ नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो उस कौम की कामयाबियाँ हुआ करती थी। पाकिस्तान के तस्दीक करना कि ये जंग फौज की जंग है और कौम को इसके पीछे खड़े होना है, मेरा ख्याल है हम जंग के फ़लसफ़े को समझते ही नहीं है। कौम जो है वो उसमें तमाम इकाइयाँ बशमूल फ़ौज, बशमूल सूबे, बशमूल कम्यूनिटीज़, लिसान, इसमें कोई कैद नहीं होती है। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूँ, ईरानी जंग लड़ रहे हैं गुज़िश्ता कई दहाइयों से पूरी दुनिया से, तो ये ईरान की फ़ौज तो नहीं है, पूरी ईरानी कौम है, इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। और फिर आपके सामने बोस्निया की मिसाल है, आपके सामने नेगोरो कराबाख की मिसाल है,
और हमारे सामने अरबों की तमद्दुन की मिसालें हैं। ये उस्मानी खिलाफत जो थी, ये सिर्फ ये तो नहीं था कि उनके जेनेसीरीज अफवाज जो थी वो ये फतवात लाती थी, बल्कि ये तमाम तुर्क आइडियालॉजी हुआ करती थी जो फतवात जो है वो हासिल कर लेती थी। तो बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने तो है। कौम कौन तो सी यूनाइटेड है, कौम तो इकट्ठी है, कौम तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज के साथ है। मेरा ख्याल है कि हमें मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय ये सोचना चाहिए कि इस खित्ते में जंग क्या जरूरी है, और जब तक जंग जो है वो आप पे ठोस न दी जाए और जंग जो है इससे कोई दूसरी राय फरार न हो, तो मौजूदा दौर में जंग तो जाहिर है मरवत साहब इस खत्ते में कोई नहीं चाहता। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी कहा कि अगर भारत चाहता है तो न्यूट्रल इस पर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार है। ईरान जो है वो सुलह सफाई की बात कर रहा है, वो सालसी की बात कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक को कहा है कि सब्र से काम लें। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान भी जंग नहीं चाहता। ये तो इंडिया के मीडिया ने जंग मुसल्लत की हुई है। 2019 में इमरान खान की हुकूमत में जो जवाब दिया था वो भारत को बहुत अच्छे से याद है। वो मीडिया एक्चुअली जंग मुसल्लत किए हुए है। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे मौके पर भी हुकूमत के साथ खड़े नहीं होना चाहिए, या अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग अभी भी ज़रूरी है पीटीआई के लिए कि पहले खान को रिहा करो फिर बैठेंगे बात करेंगे? हुकूमत के साथ पॉइंट स्कोरिंग का इसमें सवाल पैदा नहीं होता है। अगर हुकूमत, रियासत या जो मुक़्तदरा है वो ये समझती हैं कि इस कड़े वक्त में कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है और इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, तो ये इस तरह नहीं है कि आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है तो कौम आ जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कौम के आपके पीछे खड़े होने के लिए ज़रूरी है कि कौम की विलिंगनेस हो, और ये तब ही मुमकिन है कि अगर पहली बात पाकिस्तान के असास पे, पाकिस्तान की हुर्रियत आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज कोई पाकिस्तानी नहीं करता है, बिला तफरीक कि वो किस ज़बान से किस सूबे से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 2, ये वक्त है कि जहां आप पाकिस्तानियों को बिठाएं और उनको बताएं कि सिर्फ फौज ने जंग नहीं लड़नी है, जंग पूरी मिल्लत ने लड़नी है। अगर जंग आई, अल्लाह न करे कि जंग हो और ज़रूरी हो, लेकिन जब जंग अनअवॉइडेबल होगी तो फिर ऐसी सूरत में पाकिस्तान की तमाम इकाइयों, तमाम सियासी कुव्वतों, तमाम लिसानी और तमाम मजहबी गिरोही मफादात से बालातर होके कौम को इकट्ठे होना पड़ेगा। और हम इकट्ठे, तो ये बात पीटीआई को समझने की ज़रूरत है, हुकूमत के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, ना कि इस वक्त शराइत मनवाने की। ये बात हुकूमत को समझने की ज़रूरत है। पीटीआई जो है वो कौन सी ड्राइविंग पोजीशन पे बैठी हुई है, इसका इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में बड़ी ज़्यादतियाँ हुई है, बड़ा ज़ुल्म व जबर हुआ है। और इसका ये मतलब नहीं है कि जनाब अब आप चाहते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफात हैं, नफरतें हैं, ये इस तरीके से तो बिल्कुल ब्रिज नहीं होंगी जब तक कि आप पिटाएंगे नहीं। अब देखिए ना, बड़ी कंफ्यूजन सी लगती है तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ में। एक तरफ तहरीक इंसाफ कहती है कौमी सलामती, कौमी सालमियत पर बात होगी तो कोई समझौता नहीं होगा, हम साथ हैं। अब देखिए जाफ़र एक्सप्रेस का जब अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया, कौमी सलामती की मीटिंग बुलाई गई, पीटीआई ने उसका बायकॉट किया। उसमें जो मासूम लोगों की जानें गईं, अब उसमें तो पीटीआई को साथ खड़े होना चाहिए था ना। उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इक़दामात उठाए गए उस मीटिंग में, या जो फ़ैसले होना थे, पीटीआई को बुलाया गया। पीटीआई तमाम उन फोरम्स का बायकॉट करती है और फिर कहते हैं कि कौमी सलामती, सालमियत पर कोई बात आएगी तो हम जो है ना वो साथ खड़े होंगे। लगता है पीटीआई अपनी पॉलिसीज़ को लेकर खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। देखिए, मेरी ज़ाती राय दूसरी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि सलामती के इजलास में जाना चाहिए था, लेकिन सलामती इजलास में न जाने की ये मानी देना कि जनाब ये दहशतगर्दों की पुष्टपनाही है, आप इसकी जिम्मेदारी पीटीआई पे तो नहीं डाल सकते हैं। क्यों हुआ? एक बहुत बड़ा ट्रेन जो है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और वो ट्रेन जो है आईजे को गई, लोग मरे, तो लिहाजा बजाय इसकी कि हम अपना एहतसाब करते हैं, क्यों ऐसे वाकयात होते हैं और बार बार होते हैं और रोजमर्रा की बुनियाद। तो पीटीआई को बैठना चाहिए था ना। पीटीआई ये सब बातें करती, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में करती। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो तो अब इंसान भी नहीं समझते हैं और न ये शायद समझते हैं कि इनका भी कोई खुदा है। जो हमारे साथ ये पीटीआई के साथ हुआ है,
ये आसान नहीं है कि जी आपके कह देने से कि जी जनाब ये साने हो गए तो आए जी बाकी आ जाए। साने पे बिठाने से पहले जरा थोड़ा सा एहतराम आदमियत देना होगा। वो बेगुनाह जो बिठाया हुआ है 2-2.5 सालों से, ये जो हुकूमत बनी है 17 वोटों की, इससे आपने मैंडेट चोरी करके गासिब लोगों को जो है हुकूमत दी हुई है। पीटीआई सारी चीजें बुला दे, क्योंकि पीटीआई का कसूर है जनाब, हादसे हो रहे हैं तो पीटीआई बैठ नहीं रही है, पीटीआई के वर्कर अगवा हो रहे हैं, पीटीआई के लोगों की पकड़ दकड़ हो रही है। इन चीज़ों का अदाला होना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया शेर अफजल महताब, रुकने कौमी असम्बली मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।